मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में जिक्र किया है कि लोक कल्याणकारी राज्य में ये राज्य के कार्यों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और इसीलिए कुछ विचारकों का, खास करके व्यक्तिवादी विचारकों का यह विचार है कि ये लोकतंत्र जो है अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लोकतंत्र अत्यधिक बल देता है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होने की संभावना या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो व्यक्तियों के पहल, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को ये आघात पहुंचाता है, ऐसा कहा जाता है। वे प्रत्येक बात के संबंध में राज्य की ओर देखने लगते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की जो जनता है वो हर काम के लिए सरकार की ओर देखती है। इसलिए कहता है कि ये जनता की स्थिति जो है वो दासों जैसी हो जाती है। उनका ये कहना कि लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारवादी राज्य या साम्यवादी राज्य में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जैसे सर्वाधिकारवादी राज्य या साम्यवादी राज्य में राज्य का कार्य क्षेत्र अधिक होता है, राज्य जो है उसकी शक्ति अधिक होती है, वैसा ही लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में भी कहा गया कि इसमें जो है जनता पर जो ज़्यादा कर लगाया जाता है और समाज के उच्च वर्गों से उसकी न्यायपूर्ण संपत्ति का जो वो अपने विवेक और क्षमता से अर्जित किया होता है उसका बहुत बड़ा भाग सरकार जो है उससे टैक्स के रूप में छीन लेती है। और इस तरह से कोई व्यक्ति राज्य की इन प्रवृत्तियों का विरोध भी नहीं कर पाता है। यदि कोई विरोध करने की कोशिश भी करता है तो ऐसे लोगों को सरकार जनहित का शत्रु करार देती है। और लोक कल्याणकारी राज्य जो है एक विकराल बहुत बड़ी सरकार को जन्म देता है जो जनता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को समाप्त कर देती है। इस तरह का लोक कल्याणकारी राज्य पर आरोप लगाया जाता है व्यक्तिवादी विचारकों द्वारा। लेकिन वास्तव में हम देखें वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति जो है इनके द्वारा जो लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में इस तरह की बातें कही गई है और सर्वाधिकारवादी राज्य या साम्यवादी राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य की तुलना कर दी गई है, उसके बराबर रख दिया गया है, यह सही नहीं प्रतीत होता है, उचित नहीं प्रतीत होता है। वास्तव में हम देखें तो ये राज्य द्वारा जो लोक कल्याण की प्रवृत्ति अपनाई गई है इससे डेमोक्रेसी और मजबूत हुआ और इम्प्रूवमेंट आया डेमोक्रेसी में, न कि इस लोक कल्याणकारी कार्य ने राज्य को कमज़ोर किया। जैसे 1929-30 में जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने
न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाकर प्रजातंत्र के विरुद्ध खड़े आर्थिक संकट को दूर कर लिया। विल्सन की प्रगतिशील नीति, रूजवेल्ट की नवनिर्माण और ट्रूमैन की फेयर डील पॉलिसी। तत्कालीन रूप से उसकी आलोचना तो की गई, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि इस नीति के चलते अमेरिकी प्रजातंत्र बचा। इस प्रकार से ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में जो हम देखते हैं कि जदभाव्यम की जो नीति अपनाई गई, लेसेज फेयर की जो नीति आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई, इसके कारण वहाँ जो गरीबों की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति, किसानों की स्थिति जो दयनीय होती चली गई, इसके चलते वहाँ के श्रमिक वर्ग में, गरीब वर्गों में काफ़ी असंतोष बढ़ गया और वे उग्र होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय तो ऐसी स्थिति देखने में आने लगी कि हो सकता है कि ये लोग समाजवाद के प्रभाव में आ जाएं। उसी समय साम्यवाद के जो प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स, उन्होंने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और साम्यवाद के सिद्धांत में उन्होंने इसी बात को कहा कि ये जो समाज में दो वर्ग है, अमीर और गरीब, तो उसमें गरीब लोगों का शोषण ये अमीर लोग करते हैं, तो इसलिए उनकी स्थिति खराब हो रही है और इसलिए उन्होंने इन अमीरों और पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए मजदूरों का आह्वान किया। तो ये जो असंतोष थी, इन असंतोष के खिलाफ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इस असंतोष को कम करने के लिए जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों को अपनाना शुरू किया और इसको अपनाते हुए उन्होंने इन राज्यों को साम्यवादी क्रांति होने से बचा लिया और लोकतंत्र की रक्षा की। यदि ये लोक कल्याण के कार्य नहीं करते तो वहाँ पर साम्यवादी क्रांति होती और लोकतंत्र खत्म हो जाता। इस तरह से लोक कल्याणकारी गतिविधियों ने लोकतंत्र की रक्षा की। वर्तमान समय में भी देखिए, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के इन राज्यों के अंतर्गत जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही है, कृषि उत्पादित वस्तुओं को कीमत की सहायता, यानी उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, समर्थन मूल्य जो तय किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो या फिर निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, बेकारी को दूर करने के लिए कोशिश, बीमारी और बुढ़ापे में लोगों की सुरक्षा के प्रबंध करना, ये सब जो कार्य किए जा रहे हैं, इसने इन लोक कल्याणकारी राज्य के कारण ही साम्यवाद इन राज्यों से अपना प्रभाव इन राज्यों में विस्तार या स्थापित करने में असफल हुआ। तो लोक कल्याण की प्रवृत्ति ने इन परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा की। जैसे भारत और अफ्रीका जैसे देशों को ही हम देख ले, ये देश जो पहले गुलाम थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश स्वतंत्र हुए और यहाँ की जो स्थिति है कि कुछ लोगों के पास काफ़ी धन है और विशाल जनसंख्या जो है निर्धन है, उनके पास पेट भरने के लिए, भरपेट भोजन करने के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं रहे। ऐसी भीषण निर्धनता की स्थिति जो है वो प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट थी। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना
तथा धनी और निर्धन के बीच की जो खाई थी, उस खाई को पाटने की कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी हो गया था। और ये ऐसा लोक कल्याणकारी नीतियों को अपनाने के कारण ही संभव हो पाया। भारत में भी यही किया गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य जो हैं वो परस्पर विरोधी नहीं हैं, जैसा कि व्यक्तिवादी लोगों ने कहा। ये एक दूसरे के पूरक है। आज की परिस्थितियों में हम देखें तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया जाना नितांत आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये पूरक है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो लोकतंत्र के लिए पूरक है। और लोक कल्याणकारी कार्य भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति में ही ज़्यादा सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के हम पूरक के रूप में देख सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में साम्यवादी शासन प्रणाली हो या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, तानाशाही शासन प्रणाली हो, किसी भी शासन प्रणाली को हम उठा लें, सभी शासन प्रणाली में शासक जो है वो अपने आप को जनता के हित में दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपने स्टेट को वेलफेयर स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज जो हम महामारी का दौर देख रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस की जो महामारी का दौर है, इस दौर में पूरे विश्व में जो राज्यों के कार्य करने की प्रवृत्ति है, जिस तरह से अपने अपने देश की जनता को इस वायरस से बचाने की प्रयास सभी राज्य कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विश्व के सभी राज्यों के लिए ग्राह्य है और इसको हम अनिवार्य भी कह सकते हैं। आज के परिदृश्य में यह किसी भी तरह के शासन पद्धति हो, उनके लिए लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने आप को दिखाना, उस दिशा में काम करना उनके लिए अब नितांत अनिवार्य हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसा कि व्यक्तिवादी कहते हैं कि विरोधी है, ऐसा सत्य नहीं है। लोकतंत्र भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए पूरक है और लोक कल्याणकारी राज्य भी लोकतंत्र के लिए पूरक है, उसके सपोर्ट में। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।